वेलकम टू फिजिक्स हर्ड। स्वागत है आप सभी का। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आज हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ये हमारा है, देखिए क्वेश्चन ए शेप ए अ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो है थोड़ा क्वेश्चन कट गया, खैर क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, यानी कि ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस स्क्रीन से अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है कि ये जो सेमी सर्कुलर है इस पर फोर्स कितना लगेगा इसको बताइए। और ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेम यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है और यहाँ पर दो वायर है, एक वायर है ए बी और दूसरा वायर है पी क्यू, जो कि इस तरीका से दिया गया है। ये पूछ रहा है कि आप जो फोर्स लगेगा एफ ए बी में और एफ पी क्यू में, यानी कि इस वायर में जो फोर्स लगेगा और इस वायर में फोर्स लगेगा, इसमें क्या रिलेशन है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है आपका, ये हम कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका लेक्चर नंबर 4 है। क्रैश कोर्स सीरीज हमारा चल रहा है जहां पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को जिसमें करंट हो उसको रख दिया जाता है तब इस पर फोर्स लगता है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर फोर्स पूछा है और यहाँ पर भी यही चीजें हैं। तो इन दोनों को क्वेश्चन को देखते हुए आज हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, हम इसका आंसर भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, ठीक है। आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल से आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको मिल जाएंगे, मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कोर्स आपका मिल जाएगा, फिर आपका क्लास 10th का फिजिक्स मिल जाएगा, फिर क्रैश कोर्स 12th का भी, ये तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं इसका, ठीक है। ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इससे पहले अगर हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाए तो जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हमने मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और उस फोर्स का जो वैल्यू होता है ये क्यू वी वी साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है इस प्रकार से। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल के सामने आया था कि अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करवा देते हैं अगर आप, तो होता क्या है कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। अब जरा सोचिए आप एक मिनट के लिए यहां पर कि मान लेते हैं कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है और इस वायर में क्या है, करंट पास कर रहा है। तो करंट पास करता है तो करंट का क्या मतलब होता है, करंट का मतलब ही तो चार्ज का मूवमेंट ही होता है कि चार्ज मूव कर रहा होगा। तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट होता है आपका, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में करंट होता है। तो अगर यहाँ पर ये करंट इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो इनडायरेक्टली मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है तो इसमें भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। काफी सिंपल है, तो ठीक है, फोर्स लगेगा। अब ये है कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो पहले चीज यहाँ पर आप ये देखिए कि इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स क्यों लगता है, ठीक है। उसका जो आंसर है वो लेक्चर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर तो हम रिवीजन करवा ही रहे हैं, ठीक है, कि अगर चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया जाता है, वेलोसिटी दे दिया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है, यानी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है। तो अब ये जो यहाँ पर करंट है, ये करंट भी तो मूव कर रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इस वायर के अंदर है इसीलिए वायर पर फोर्स लगाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है इसके पीछे। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एज करंट इज अ मूविंग स्टेट ऑफ चार्ज, यही बात लिखा हुआ है कि करंट क्या है, चार्ज का मूविंग स्टेट है। सो इट एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, और यही वजह है कि ये जो वायर है इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर ये आपको देखना है। तो देखिए फोर्स जो लगता है किसी एलिमेंटल वायर पे, एलिमेंटल वायर कहने का ये मतलब है कि आप एक छोटे से वायर को कंसीडर करेंगे, डेल्टा एल इसका लेंथ होगा, ठीक है, छोटा सा वायर, इस पर जो फोर्स लगता है ये आई डेल्टा एल क्रॉस बी के बराबर होता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है, थोड़ा रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल होता, अगर इसके पास वेलोसिटी v होता, ठीक है, ये, और ये चार्ज पार्टिकल q होता और मैग्नेटिक फील्ड आप बी में रखे होते, तो इस पर कितना फोर्स लगता, इस पर फोर्स लगता, अगर फॉर्मूला आप देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, दिया जाएगा Q, ठीक है, इनटू V क्रॉस B, ठीक है,
ये क्या आ जाएगा v वेक्टर और क्रॉस यहाँ पर b आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी मिलेगा इस फॉर्मूला में। कैसे? देखिए अगर ये वायर है तो वायर में तो करंट होगा, तो यहाँ पर जहां चार्ज है यहाँ पर आप उसको करंट रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या था? वेलोसिटी था। वेलोसिटी के जगह पे यहाँ पर डेल्टा एल है, यानी कि लेंथ को रखना है, और b के जगह पर यहाँ पर सेम b रख देना है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होगा जो किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड I डेल्टा एल बी और साइन थीटा। ये कैसे आया? आप जानते हैं कि A क्रॉस B का वैल्यू होता है AB साइन थीटा, तो डेल्टा एल क्रॉस B का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। डायरेक्शन इसका किधर होगा? तो डायरेक्शन इसका डेल्टा एल क्रॉस B के तरफ होगा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं, जो कि हम पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चलिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और बताइए क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि थीटा अगर 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, कहने का क्या मतलब है कि वायर का जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वायर भी ऐसे ही रखा हुआ हो, तो इस कंडीशन में इस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर थीटा 90 डिग्री हो, कहने का मतलब है देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ वायर यहाँ पर इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी कि यहाँ पर QVV ये आपका फोर्स यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, तो QVV। इसी प्रकार से जब आप इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा ILB। ठीक है, I डेल्टा एल लिखिए या फिर LV और साइन 90 का मतलब 1, तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा ये आ जाएगा ILB के बराबर। जबकि ये ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला है एक छोटे से वायर के लिए होता है। ठीक है, ILB के बराबर हो जाएगा, और ये मैक्सिमम फोर्स होता है जब 90 डिग्री पे होता है तब। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेट वायर। यहाँ पे आपको क्लियर दिखा कि ये वायर कौन सा था? स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर पर किस प्रकार से फोर्स लगेगा ये चीजें हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब यहाँ पर अगर वायर कर्व हो जाए, ठीक है, तो ये सवाल तो उठना ही चाहिए आप लोगों के मन में कि अगर वायर कर्व हो जाए तो फिर फोर्स कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर समझिए चीजों को कि अगर वायर अगर कर्व हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है, तो फोर्स का फॉर्मूला वही रहता है ILB। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था I डेल्टा एल क्रॉस B, यहाँ पर भी वही रहता है I डेल्टा एल क्रॉस B। देखिए यहाँ पर बट जो डेल्टा एल है ना लेंथ, वो ये वाला यूज करते हैं, यानी कि शुरू से अंत तक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहे वायर कैसा भी हो। ठीक है, हम भी शुरू देखेंगे और अंत देखेंगे। अगर वायर कर्व हो तो यानी कि इस लेंथ का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर इसका करते हैं। तो कर्व में बस यही एक यहाँ पर आ जाता है, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि वायर के शुरू से अंत तक जाता है। चीजें और क्लियर हो जाएगी, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब इस क्वेश्चंस पे हम लोग। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, ये अब कह रहा है कि सेमी सर्कुलर वायर है जो केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो कह रहा है कि फोर्स आप इस पे बताइए। यही देखिए सेमी सर्कुलर वायर है आपका। ठीक है, और इसमें करंट भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो आंसर सीधा है सर, लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो कितना फोर्स लगेगा? तो सबसे बड़ी बात है ये जो सेमी सर्कुलर है ये स्ट्रेट है या कर्व है? तो क्लियर है आंसर, ये कर्व है। तो कर्व पर जो फोर्स लगता है इसमें क्या होता है? फॉर्मूला वही होता है, I और B यहाँ पर सेम रहता है, बस यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? ये शुरू से अंत वाला लेते हैं, मतलब ये वाला लंबाई लेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर किए हुए हैं। देखिए फॉर्मूला लिखे हैं I डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस B। अब I इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का भी कितना आ जाएगा? R और R, रेडियस RR है, यानी कि 2R आ जाएगा, और B का B जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, और साइन 90। ठीक है, किसके बीच का एंगल है? ये डिस्प्लेसमेंट और B के। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्लियर दिख रहा है आपको, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ये वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। इस डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो आपका स्क्रीन दिख रहा है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर और आपसे दूर जाता हुआ। ठीक है, तो ये इस पे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फोर्स आ जाएगा आपका 2IBR। ठीक है, 2IBR के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर फोर्स के डायरेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो अभी हम देखें कि जो डायरेक्शन होता है फोर्स का, उसका क्या होता है? डेल्टा एल क्रॉस B की तरफ होता है। ठीक है, तो डेल्टा एल क्रॉस B कैसे निकालते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सीख लीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट क्रॉस B, तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है
और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, यानी आपसे अंदर जाता हुआ। तो हम दाहिने हाथ को क्या करेंगे, उंगलियों को डिस्प्लेसमेंट पे रखेंगे और इसको इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो देखेंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आया है, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया यहाँ से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था जो सबसे पहले पूछा गया था। अब आप लोगों को आंसर इसका मिल गया होगा। अब एक ये क्वेश्चन है आपके पास सेम टाइप का है कि यहाँ पर देखिए एक वायर है ए और फिर यहाँ पर ये, ठीक है, इसका भी लंबाई ये है, इसका भी ये है और उसी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताइए, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस पर भी लगेगा और ये भी एक तरह का क्या है, कर्व वायर ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा आप देखेंगे तो कर्व है, तो इसका जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आई डिस्प्लेसमेंट क्रॉस बी, तो डिस्प्लेसमेंट का ये लंबाई यूज करेंगे, कैसे, ये ए है और ये है, तो ये रूट ए हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर रूट 2a बी और साइन 90, यहाँ भी ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर रूट 2 आई बी के बराबर हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि ये एक वायर है और दूसरा है कि ये वायर है, बताइए दोनों में किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो देखिए जो कर्व होता है उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई डिस्प्लेसमेंट क्रॉस बी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में करंट का वैल्यू सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है। अब डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका लंबाई भी सेम है और यहाँ से यहाँ तक चलिए शुरू से अंत तक इसका भी लंबाई सेम है, तो एल भी सेम आ गया। इसीलिए यहाँ पर दोनों में रिलेशन क्या होगा कि एफ ए का वैल्यू एफ पी क्यू के बराबर होगा, यानी कि दोनों में एक ही जैसा फोर्स लगेगा। तो ये था आपका 2 क्वेश्चंस जो हम लोग इस थ्योरी के माध्यम से यहाँ पर समझे हैं और इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम थोड़ा सा टॉर्क पर चलते हैं। ठीक है, टॉर्क का मतलब क्या होता है इसको समझिए। टॉर्क का मतलब होता है रोटेट करना। ठीक है, रोटेशन यानी कि घूमना, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है आपका सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो घूमने का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पर टॉर्क रेक्टेंगुलर लूप में लगता है। ठीक है, लूप का मतलब होता है कोई क्लोज्ड वायर, ठीक है, बंद वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि जो फोर्स लगता है वो एक वायर में लगता है। वायर और लूप में क्या अंतर है कि वायर ऐसे खुला हो सकता है बट लूप हमेशा बंद होता है। ठीक है, तो इस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन अगर उसी के जगह पे एक लूप को हम लोग रख देंगे, यहाँ पर ये वाले लूप को रख देंगे, तब इसमें टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये घूमना स्टार्ट कर देता है, नाचना स्टार्ट कर देता है। कैसे, इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कैसे नाचना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये PQRS ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, तो हमको टॉर्क निकालना है, तो पहले क्या करते हैं कि फोर्स निकाल लेते हैं, इस पर टोटल पे फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर PQ QR, ठीक है, फिर RS, फिर SP, यहाँ पर 4 पोर्शन है इसके, 1 2 3 4। ऐसा करते हैं कि पहले PQ में फोर्स निकाल लेते हैं, फिर RQ में निकाल लेते हैं, फिर RS में निकाल लेते हैं, फिर SP में निकाल लेते हैं और इन सबको हम लोग कर देंगे ऐड। ठीक है, एडिशन कर देंगे। तो देखिए फोर्स अगर आप PQ में देखेंगे ये वाले में, तो एक स्ट्रेट वायर है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, I डेल्टा L क्रॉस B, यानी कि I और लेंथ कितना हो जाएगा PQ के बराबर, तो यहाँ पर देखिए PQ क्रॉस B। ठीक है, तो यह आ जाएगा I, PQ का लंबाई किसके बराबर है, B के बराबर, तो I B और मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर यहाँ पर दे रखा है, और साइन 90, देखिए वायर इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, साइन 90, यानी कि IBB इसका फोर्स होगा। और ये फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, मतलब ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन दिख रहा है, उसके अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि ये वाला क्या होगा, अंदर की तरफ धक्का दिया जाएगा इस वायर को। अब देखिए उसी प्रकार से अगर आप RS में देखेंगे ये वाले में, ठीक है, इन दोनों का बाद में हम लोग निकालेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक ही चीज का फर्क है। किसका फर्क है कि यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। अगर आप इसमें और इसमें फर्क देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए जो है वही इसके लिए भी है, लेकिन करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ है, बस एक ही चीज का फर्क है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स हो जाएगा RS में वो इसी के बराबर होगा, बस डायरेक्शन हो जाएगा, ये अंदर की तरफ है और ये हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन। अब अगर आप PQ की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब PQ नहीं, ये आपका, ठीक है, ये QR होगा। ठीक है, RQ आप बोल सकते हैं इसको RQ। ठीक है,
ये आर क्यू, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आर क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पे कितना फोर्स होगा, तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, और ये वायर कैसा है, ऐसा है, इसके बीच का एंगल कितना हुआ 180, और बताए थे कि अगर एंगल 180 होता है या फिर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल अगर 0 डिग्री होता है या 180 होता है तो फोर्स 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि यहाँ पर चाहे इस पर निकालिए चाहे ये वाले पर निकालिए, दोनों पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इस पे लगा आपका अंदर की तरफ और इस पे लगा बाहर की तरफ, ठीक है, और इन दोनों पे फोर्स तो इस पे और इस पे तो फोर्स है ही नहीं। मतलब क्या होगा, अगर कोई इस वायर को अंदर की तरफ धक्का दे रहा है और इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है तो ये वेरी ऑब्वियस है, ये इस तरह से आपको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये आपका नाचना स्टार्ट कर देगा, मतलब इस पर टॉर्क लग गया। तो दैट इज अ क्लैरिफिकेशन, इस पर टॉर्क लगता है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब ये पता चल गया कि लगता है, तो लगता कितना है, तो ये जो टॉर्क लगता है, कपल टॉर्क जो जनरेट होगा, कपल का मतलब होता है दो इक्वल फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये भी IBB है और ये भी IBB है, लेकिन उल्टा है, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, ये कपल बन गया, जोड़ा बन गया। तो जो कपल की वजह से टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेंगे तो IBB ले लेंगे और इसके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला A, यानी कि IBB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, यानी कि टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा IAB फिर B, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये AB यहाँ पर देखिए यही वायर है आपका, ठीक है, ये वाला वायर है, इसका जो लंबाई है वो B है और इसका लंबाई क्या है, A है। तो A इंटू B किसके बराबर हो गया, इसका एरिया के बराबर, तो इसीलिए AB के जगह पे यहाँ पे एरिया यूज कर दिए, यानी कि A इक्वल टू AB यानी एरिया ऑफ कॉइल, इस कॉइल का एरिया, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है IAB के बराबर, ठीक है। अगर इन जनरल फॉर्म में लिखे ये होता है IAB sin थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल है A और B के बीच में, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टॉर्क होता है IA क्रॉस B, जबकि फोर्स होता था I डेल्टा L क्रॉस B। तो सारी चीजों में यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, एक बार आप एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना के लिखिएगा, जरूर यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर थीटा 0 रहेगा तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, और थीटा 180 रहेगा तो टॉर्क भी 0, तब भी टॉर्क 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 है तब टॉर्क 0 है और फोर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, दोनों मिलाकर, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक बार और हम स्टेबल और अनस्टेबल का डिस्कशन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा, आप जरूर बार बार इनको देखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये इसी बेसिस पर है। हम चाहेंगे कि आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। अगर लेक्चर पसंद आता है तो दूसरों तक शेयर कर दिया कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।